हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतार्थ जोशी और आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स माय एक्चुअल टॉपिक आई विल बी टेलिंग यू अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक तो हमने सुना था कि हमारी आंखें चीज़ों को देखने के काम आती हैं, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि लाइट चीज़ों को देखने के काम आती है, तो हमारी आंखों का क्या काम है? सो मैं आपको बता दूं, आईज आर अवर सेंस ऑर्गन विच डिटेक्ट्स द लाइट। आईज हमारे एक ऐसे सेंस ऑर्गन होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में गए, रात के समय आप किसी अंधेरे कमरे के अंदर एंटर करते हैं और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स अराउंड। व्हाई? बिकॉज वहां पे कोई लाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो वहां पे लाइट हो जाएगी और आप चीजों को देख पाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ? आपने जैसे ही लाइट ऑन करी, वहां पे लाइट एकदम से लाइट आ गई और आपकी आईज ने उस लाइट को क्या करा? डिटेक्ट करा और आप चीजों को देख पाए। सो ये कहना बिल्कुल सही होगा, ओनली लाइट एंड ओनली आईज आर नॉट कैपेबल टू सी द थिंग्स अराउंड। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आंखें और सिर्फ लाइट चीजों को नहीं देख सकती। वी नीड बोथ ऑफ देम। हमको उन दोनों की बहुत जरूरत होती है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। सो मैं अभी तक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, चीजों की बात कर रहा हूं। तो बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट और एमिट देयर ओन लाइट। इनकी खुद की अपनी एक लाइट होती है या ये लाइट खुद से एमिट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो सन एक ऐसा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपनी खुद की लाइट पूरे यूनिवर्स को दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं रात की बात करूं, नाइट स्काई में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, स्टार्स की भी अपनी एक खुद की लाइट होती है। सो दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है और एमिट करते हैं। इसी तरीके से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। सो हाउ वी आर एबल टू सी देम? जब इनकी खुद की लाइट नहीं होती, हम इनको कैसे देख सकते हैं? सो we can say that luminous object help us to see the things which are non-luminous. luminous object हमें non-luminous objects को देखने में help करते हैं, जैसे टेबल, चेयर, फैन। ये non-luminous objects होते हैं, इनको हम luminous objects की help से देख सकते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। वापस उस डार्क रूम में चलते हैं जहां हम पहले थे। उस डार्क रूम में आप गए, आपने लाइट ऑन करी और चीजों को आप देख पाए। कैसे? जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, जो सोर्स ऑफ लाइट थी, वहां पे वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था। जैसे ही आपने स्विच ऑन करा, उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने लाइट को एमिट करा और हम डायरेक्टली उस लाइट के जो ऑब्जेक्ट था उसको मैं देख पाया, उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को मैं देख पाया। ऑन द अदर हैंड जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, जैसे कि टेबल, चेयर, उससे क्या हुआ? जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था उससे लाइट उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पड़ी और मेरी आईज ने उस लाइट को क्या करा? डिटेक्ट करा और मैं उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाया। सो यहां पे क्या प्रूफ हो रहा है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मून को भी हम तभी देख पाते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे सन, मून क्या करता है? सन से लाइट लेता है और फिर रात को हमें वो दिखाई देता है। सो ये रही बात ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी। इसमें एक चीज आ रही थी जो मेरा टॉपिक भी था, वही आ रहा था कि मैंने बोला था कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पड़ती है, तब मैं उन ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं। तो अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं या डायग्राम से समझते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में या आजकल नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हम बोलते हैं ये लाइट आई और टकरा के वापस चली गई। तो ऐसा कहना पूरी तरीके से बिल्कुल सही नहीं होगा कि लाइट आई और टकरा के चली गई, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इसमें मैंने दो चीजों की बात बिल्कुल भी नहीं करी, एक तो मीडियम और दूसरा कि सरफेस कैसा है। यहाँ पे
यहाँ पे ना तो मीडियम की बात की गई, ना यहाँ पे सरफेस की बात की गई। देखिए मीडियम भी तीन तरीके के होते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि मीडियम तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी तरीके से यहाँ पे मीडियम की बात नहीं कही गई। तो रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट के शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करनी चाहिए, हमेशा जो लाइट होनी चाहिए वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए शाइनी सरफेस वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी अच्छी तरीके से। और दूसरी बात, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। तो देखते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस है, इसकी जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस है। तो ये रे ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद एयर मीडियम से आ रही थी, हवा में आई है, एयर मीडियम से आई है और वापस रिफ्लेक्ट होके एयर मीडियम में वापस गई है। सो when a ray of light strikes the surface of the shiny object and it is sent back to the same medium from which it is coming is known as reflection of light। अगर कोई ray of light किसी ऑब्जेक्ट के शाइनी सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस भेज दी जाती है उस सरफेस के द्वारा जिस मीडियम से वो आई थी, तो इस पूरे फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना कहते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, कुछ ऑब्जेक्ट कम रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, हाईली पॉलिश सरफेस होती है। वेयर एज जो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लाइट को, उनकी जो सरफेस होती है वो ना शाइनी होती है, डल सरफेस होती है, हम ये बोल सकते हैं अनपॉलिश्ड और डल सरफेस होती है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट का मैं एग्जांपल लूं, तो मिरर, जो प्लेन मिरर हम घर में यूज करते हैं या बाथरूम मिरर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे घरों में जो यूज होता है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आइए समझते हैं कि मिरर कैसे बनाया जाता है। तो मिरर की बात करते हैं कि मिरर कैसे बनता है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर अब मिरर को बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। मिरर को बनाने का तरीका कैसे बनता है मिरर, एक ग्लास का पीस लीजिए, मान लीजिए ग्लास का पीस है, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास। ये ग्लास का पीस है, इस ग्लास के पीस में आपने क्या करना है, पीछे से एक सरफेस से या कहीं से भी इसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी जाती है। अब अगर ग्लास यूज होता तो सिर्फ और सिर्फ ग्लास होता तो लाइट उससे ट्रांसमिट हो जाती, आर पार चली जाती। लेकिन मैंने मिरर बनाने के लिए क्या करा, मिरर बनाने के लिए मैंने ग्लास के एक सरफेस को सिल्वर नाइट्रेट से कोट कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट से कोट करने की वजह से क्या होगा, लाइट अब ग्लास से तो ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सिल्वर सरफेस पे टकराएगी ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे ही सिल्वर सरफेस पे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट का जो सरफेस होता है ये जल्दी से करोड होने वाला होता है, जल्दी से निकल जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक रेड पेंट की कोटिंग और चढ़ाई जाती है, यहाँ पे रेड पेंट की कोटिंग और चढ़ाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि ये मिरर कंप्लीट हो जाता है। तो मिरर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले ग्लास का पीस लीजिए, कांच का टुकड़ा लीजिए, उस ग्लास के पीस के पीछे सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दीजिए और सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए रेड पेंट यूज किया जाता है ताकि आसानी से ये सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग इस ग्लास के पीस से नहीं उतरे। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि सिल्वर तो इतना महंगा है, सिल्वर अगर मैं सिल्वर की कोटिंग करूं तो सिल्वर तो बहुत महंगा है, तो हमारा जो प्लेन मिरर है वो तो बहुत महंगा आना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे जो बाजार में ठेली वालों के पास भी हमें मिरर मिल जाता है, 5 रुपए 10 रुपए इतने में मिरर मिल जाता है। तो ऐसा क्या है कि मिरर यहाँ पे इतना सस्ता है और सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती थी, अब सिल्वर के बदले एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिल्वर बहुत ही महंगा है। सिल्वर महंगा है, उसकी वजह से क्या होता है कि एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है ताकि जो मिरर हो वो सस्ते में हम सबको मिल सके। अब एल्यूमिनियम क्यों यूज किया जाता है, सिल्वर कैसे, सिल्वर का जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिप्लेस एल्यूमिनियम ने क्यों किया। देखिए जो सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है और 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है सिल्वर और 95% को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है ये 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से 3 हिंदी के वर्ड्स हैं, आपको हंसी भी आएगी सुनने में, लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम सिल्वर की जगह सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, ये हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों,
सस्ता भी है, सिल्वर से चीप है। दूसरा मजबूत, सिल्वर की तरह ही देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। सिल्वर 95% रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि जो एल्यूमिनियम है वो 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जितनी देर तक सिल्वर रहता है उतनी देर तक एल्यूमिनियम भी रह सकता है, क्योंकि रेड पेंट की कोटिंग दोनों जगह होती है और हमारा मिरर तैयार हो जाता है। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? ग्लास का टुकड़ा होता है, उसके पीछे सिल्वर या एल्यूमिनियम नाइट्रेट की कोटिंग कर दी जाती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए रेड पेंट यूज किया जाता है। सो ये तो रही किसकी बात? प्लेन मिरर की। अब लाइट के बारे में दो चीजें और जान लेते हैं। दो तीन बातें मैं और बताना चाहूंगा आपको लाइट के बारे में। फर्स्ट, लाइट ऑलवेज travels in straight line path। लाइट हमेशा सीधे पाथ में चलती है, ऐसे हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, सीधे पाथ में चलेगी। लाइट कभी भी ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं जाती है। लाइट अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऊपर से उछल के चल जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन, जो परछाई बनती है वो हमें सबसे बेस्ट प्रूफ देती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। मान लीजिए यहां से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और उसके रास्ते में मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो वो लाइट आर पार नहीं जाएगी और यहाँ पे क्या होगा? उसकी, उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाएगी। अगर ये मैं लाइट के पाथ में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, बस वो ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। ओपेक का मतलब जिसके आर पार लाइट नहीं जा सके, और यहाँ पे इस जगह पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी। शैडो बनने का कारण क्या है? कि लाइट हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है और ऊपर से अगर यहाँ पे लाइट ऐसे जाके चली जाती तो क्या होता? ये शैडो यहाँ पे नहीं बनती। सो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, लाइट हमेशा बीम की फॉर्म में चलती है। बीम, ये बीम क्या होती है? ये जो पैरेलल रेज हैं, ये रे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सिंगल क्या होती है? रे होती है। ऐसे ही जो बंच ऑफ रेज होता है ये एक बीम का फॉर्मेशन करती है, बीम ऑफ लाइट। लाइट हमेशा बीम की फॉर्म में चलती है, बीम ऑफ लाइट इसको हम बोल सकते हैं। तो बंच ऑफ रेज, बहुत सारी रेस का जो एक गुच्छा होता है या बहुत सारी रेस का जो ग्रुप होता है वो बीम ऑफ लाइट बनाती है। वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक रे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा रे डायग्राम बन सके या हम उसको अच्छे से समझ सके, इसलिए हम यहाँ पे से एक रे का इस्तेमाल करते हैं। सो ये लाइट के बारे में कुछ चीजें थी। अब हर देश को, जैसे आपको पता है कि हर देश को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ होता है, उसी तरीके से हर चीज को चलने के लिए या चलाने के लिए लॉ की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्शन के भी दो लॉज होते हैं। आइए अब रिफ्लेक्शन के लॉज को समझते हैं। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना है तो उसके लिए कुछ टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, और उन टर्म्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने वाला हूँ। सो देखते हैं कि वो डायग्राम है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेन मिरर का सिंबल मैं आपको बता दूं। प्लेन मिरर का हम जो रिफ्लेक्शन के जितने भी हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे उसमें प्लेन मिरर का जो सिंबल होगा वो ये प्लेन मिरर का सिंबल होगा। मान लेते हैं ये कोई प्लेन मिरर यहाँ पे रखा है, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर रखा है। प्लेन मिरर का नाम रख देते हैं, एक्स यहाँ पे हो गया और वाई यहाँ पे हो गया। तो प्लेन मिरर का मैंने नाम रख दिया एक्स और वाई। अब सबसे पहले जो काम करते हैं हम मान के चलते हैं बहुत सारी रेज ऑफ लाइट में से कोई एक रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे आके इस प्लेन मिरर में आके टकरा गई। ये आई और इस प्लेन मिरर में आके स्ट्राइक कर गई। इस रे ऑफ लाइट को मैं ए बोल देता हूँ और यहाँ पे जिस पॉइंट में आके टकराई इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? ओ पॉइंट बोल दिया। अब ये लाइट रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर पे पड़ी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो प्लेन मिरर के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल। और फिर ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाके टकरा के वापस चल जाएगी। ठीक है, इसको हम बी रे, ओ बी रे बोल देते हैं। सो ये रे डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको I से डिनोट करेंगे और जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको R से डिनोट करेंगे। अब ये क्या क्या चीजें हैं, अब इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट आके मिरर पे टकराती है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट मिरर पे आके टकराती है, जो रे ऑफ लाइट मिरर पे आके स्ट्राइक करेगी उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको मैंने बोला ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल रे हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बोला जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो गई उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आई बना इसको हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो होता क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट, मैंने अभी आपको बताया हमेशा बंच की फॉर्म में चलती हैं या बीम की फॉर्म में चलती हैं। उस बीम में से एक रे को उठा के हम देख लेते हैं। तो कोई एक रे ऑफ लाइट आई AO, मान लेते हैं कोई AO एक रे ऑफ लाइट थी, वो XY मिरर पे आके स्ट्राइक करी O पॉइंट पे। AO एक रे ऑफ लाइट थी, वो XY प्लेन मिरर पे आके O पॉइंट पे टकराई। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कहने का मतलब जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन पे लाई करती है। मतलब कि तीनों की तीनों एक ही मिरर पे लाई करेगी, एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो ये पहला लॉ है। तो मैं इसको लिख देता हूं, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल and the reflected ray at the point of incidence all lie on same plane। तो ये बात तो थी पहले लॉ की कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो नॉर्मल होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन पे लाई करेगी। और वो भी कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरी बात, नॉर्मल हमेशा इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई भी रे नहीं होती, ये हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाई होती है। और ये मिरर के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, मिरर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसीलिए इसको नॉर्मल बोला जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। फिर चाहिए 1 डिग्री का क्यों ना बने, 1 डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा ही होगा। सो अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा। अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये वाला भी 45 डिग्री के बराबर होगा। तो कहने का मतलब एंगल I एंगल R के बराबर हमेशा होता है। मेन चीज क्या है, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो क्या है कि जो ये एंगल I बनता है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ना कि नॉर्मल और मिरर के बीच में बनता है। ठीक है, तो angle I is always found between angle of incident ray and the normal, whereas angle of reflection is also always found between reflected ray and the normal. So ये हमारे दो laws of reflection थे जो हमने समझे। अब एक चीज और आती है और जो आज का मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे इस पे फॉल करती है, कोई रे ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री पे मिरर पे फॉल करती है तो होगा क्या। देखिए, ये मान लीजिए कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, और मैंने बोला कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कर गई 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है वो किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। तो
तो नॉर्मल अगर मैं बनाना चाहूँ तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर आएगी। तो मैंने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे यही इंसिडेंट रे का काम कर रही है और यही नॉर्मल का ही काम कर रही है। तो क्या होगा, इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। एंगल आई कितने के बराबर होगा, 0, क्योंकि यही नॉर्मल का काम कर रही है और यही इंसिडेंट रे का भी काम कर रही है। एओ भी यही है यहाँ पे और एनओ भी यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल आई कितना है, 0। तो एंगल आर भी कितने के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 0। सो वो इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट, वेन एवर अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बिकॉज angle I is equal to 0, so angle R is also equal to 0 according to laws of reflection. So आज हमने क्या क्या देखा कि लाइट क्या होती है, प्लेन मिरर कैसे बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में अच्छा लगा होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।